अब हम इस वीडियो में बात करेंगे एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स के बारे में। ठीक है। तो अभी मतलब कोई भी एपिडेमिक फैला हो या फिर कोई डिसीज़ है, तो हमें उसको कैसे टेस्ट करना है, क्या पता लगाना है, उसके बारे में स्टडी करनी है, तो उसके लिए मेथड्स हैं। तो दो टाइप के मेथड्स होते हैं, ऑब्जर्वेशनल और एक्सपेरिमेंटल। ऑब्जर्वेशनल में क्या करेंगे, अपन बस बैठ के देखेंगे कि क्या चल रहा है, कहाँ कैसे डिसीज़ फैल रही है। और एक्सपेरिमेंटल में क्या करेंगे, अपन कुछ इंटरवेंशन करेंगे, कुछ अपन उसमें चेंजेस करेंगे, कुछ ड्रग देंगे जिससे कि अपनी स्टडी प्रूफ हो सके और या फिर अपन उसको बेटर कर सकें। ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशनल में भी दो टाइप की स्टडी आती है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी और एनालिटिकल स्टडी। ठीक है। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव स्टडी में क्या करते हैं, अपन हाइपोथेसिस फॉर्मेशन करते हैं। मतलब कि कोई भी डिसीज़ है, अपन सोचते हैं कि क्यों हो रही है। जैसे कि अपन हमेशा भी यही एग्जांपल लेंगे कि जो लंग कैंसर है वो स्मोकिंग से होती है, तो अपन ने हाइपोथेसिस बनाई कि स्मोकिंग करने से लंग कैंसर होता है। तो ये अपन ने हाइपोथेसिस बनाई, ये सोचा है ना, ये किसी को पहले पता थोड़ी था, है ना। अपन ने सोचा कि ये स्मोकिंग कर रहे हैं, लंग्स में जाता है, तो इससे मतलब लंग कैंसर हो सकता है। ठीक है। तो हाइपोथेसिस बनाई। एनालिटिकल में क्या करेंगे, अपन टेस्टिंग करेंगे, है ना, कि कितने लोगों ने स्मोक किया था और कितने लोगों को कैंसर हो गया, ऐसे करके अपन वो टेस्टिंग करेंगे उसकी। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हाइपोथेसिस कंफर्मेशन। तो अपन कुछ उसमें टेस्ट करेंगे या फिर कुछ उसको ड्रग्स देंगे, है ना, जिससे कि वो उसमें चेंजेस आएँ। ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं करते कि मतलब अपन इंटरवेंशन कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल में तो स्मोकिंग कर प्रमोट करें। अपन अच्छी चीज़ों के लिए करते हैं, जैसे कोई भी डिसीज़ है तो उसके ड्रग्स की टेस्टिंग करनी है, तो अपन वो करते हैं कि ये ड्रग से फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसे करते हैं एक्सपेरिमेंटल में। तो डिस्क्रिप्शन में क्या हो गया, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन करते हैं, एनालिटिकल में हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, और हाइपोथेसिस कन्फर्मेशन किस में करते हैं, एक्सपेरिमेंटल में। ठीक है। तो अपन इस वीडियो में थोड़ा डिस्क्रिप्टिव स्टडी के बारे में देख रहे हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी आर यूजुअली द फर्स्ट फेज ऑफ एन एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का जो ये फर्स्ट फेज होता है। ठीक है। और द स्टडी इज कंसर्न विद द डिसीज डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्रिक्वेंसी इन ह्यूमन पॉपुलेशन इन रिलेशन टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। तो इस स्टडी में अपन कुछ नहीं, बस बैठ के देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितनी फ्रिक्वेंसी है इसकी। ठीक है। मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं इससे, इसमें क्वेश्चन होते हैं जैसे कि व्हेन इज द डिसीज अकरिंग, कब डिसीज हो रही है, तो टाइम मतलब टाइम के चेंज होने से कब हो रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन रहता है। वेयर इज द डिसीज अकरिंग, तो प्लेस, उसमें कहाँ प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन कितना है डिसीज का। हु इज गेटिंग द डिसीज, पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन, किस में डिसीज हो रही है मेनली। ठीक है। तो अपन इस स्टडी में ये देखते हैं। बेस्ट स्टडी फॉर असेसमेंट ऑफ अननोन न्यू डिसीज विद नो इटियोलॉजिकल हाइपोथेसिस। तो ये बेस्ट स्टडी है, कोई भी नई डिसीज़ आई तो उसके रिस्क फैक्टर या फिर कुछ पता करने के लिए उसके बारे में कि इससे होता है कि नहीं होता है। ठीक है। जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ है, तो लो फिजिकल एक्टिविटी वाले इंसान या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल वाले से होती है कि नहीं होती, तो किसी मतलब ये स्टडी हुई थी। ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या प्रोसीजर होता है इसका देखते हैं। सबसे पहले तो डिफाइनिंग द पॉपुलेशन टू बी स्टडी, तो जिस भी पॉपुलेशन में अपन को स्टडी करनी है उसको डिफाइन करेंगे। डिफाइनिंग द डिसीज़ अंडर स्टडी, कौन सी डिसीज़ करनी है। डिस्क्राइबिंग द डिसीज़ बाई टाइम, प्लेस, पर्सन, तो उसको अपन डिस्क्राइब करेंगे डिसीज़ को टाइम, प्लेस, पर्सन से। ठीक है। मेजरमेंट ऑफ द डिसीज़, कंपेयरिंग विद द नॉन इंडिसेस, फॉर्मुलेशन ऑफ एन हाइपोथेसिस। ठीक है। इसमें हाइपोथेसिस ही बनानी है कि ये वाले ये रिस्क फैक्टर हो सकता है इससे हो रहा हो। ठीक है। तो ये है इसके स्टडीज़ के स्टेप्स या फिर प्रोसीजर। ठीक है। अब अपन डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। सबसे पहले टाइम डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं। तो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन को भी तीन टाइप में डिवाइड किया। तो फिर सबसे पहले आता है शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि थोड़े टाइम में ही इसमें चेंजेस आने लगेंगे। ठीक है। तो इसमें भी इसके टाइप्स होते हैं, कॉमन सोर्स, प्रोपेगेटेड एपिडेमिक और स्लो एपिडेमिक। ठीक है। कॉमन सोर्स, प्रोपेगेटेड एपिडेमिक, स्लो एपिडेमिक। ठीक है। ये जो तीन टाइप्स है इसके बारे में डिटेल में मैंने इन्वेस्टिगेशन ऑफ एपिडेमिक एक वीडियो है उसमें डिटेल में डिस्कशन किया है, तो उसमें जाकर देख सकते हो। ठीक है। इसमें नाम बस पढ़ने इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बारे में अगर डिटेल देखना तो एपिडेमिक और इन्वेस्टिगेशन ऑफ एपिडेमिक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो प्लेलिस्ट में या फिर आई बटन में मिल जाएगी आपको। ठीक है। नेक्स्ट आता है पीरियोडिक फ्लक्चुएशन। ठीक है। तो पहला हो गया अपना शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। ठीक है। वो एपिडेमिक वाली वीडियो से देख लेना, इसमें ज़्यादा नहीं करूँगा, टाइम कम है। पीरियोडिक फ्लक्चुएशन, पीरियोडिक फ्लक्चुएशन में क्या है कि अलग अलग टाइम के चेंज होने से क्या क्या फ्लक्चुएशन आ रहे हैं। मतलब कि अलग अलग उसके हिसाब से, जैसे कि सीज़न अलग अलग हैं तो उसमें अलग अलग डिसीज़ जो है वो ज़्यादा होती है। जैसे कि विंटर में अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, समर में जीआईटी इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। तो ये सीजनल वेरिएशन हो गया। ठीक है। मतलब पीरियोडिक, पीरियड चेंज हो रहा है उस वजह से डिसीज़ में चेंजेस आ रहे हैं। फिर साइक्लिकल ट्रेंड में क्या है कि कुछ डिसीज़ हैं जो 3 साल, 4 साल, 5 साल ऐसे उसमें ट्रेंड्स में होते हैं। तो मीजल्स, रूबेला, इन्फ्लुएंजा, तो मीजल्स 2 से 3 साल में, रूबेला 5 से 7 साल में और इन्फ्लुएंजा 7 से 10 साल में होती है। फिर नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म और सेकुलर ट्रेंड्स। ठीक है। शॉर्ट टर्म जो था सबसे पहला वाला वो बहुत कम टाइम के लिए, पीरियड के थोड़ा ज़्यादा 1 साल तक मतलब डिफरेंस आ रहा है। लॉन्ग टर्म मतलब बहुत ही ज़्यादा, सेकुलर ट्रेंड मतलब बहुत 10 साल, 20 साल, डिकेड्स में होगा ये। ठीक है। ट्रेंड चेंज लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, डिकेड्स में होगा ये। ठीक है।
तो अब ऐसा है कि कोरोनरी हार्ट डिसीज़, कैंसर, हाइपरटेंशन, ये सब जो हैं डिसीज़, ये बढ़ गई हैं लास्ट 10 सालों में, ये इनका प्रेवलेंस बढ़ गया है। और जबकि जो प्लेग है, पोलियो है, एंथ्रेक्स है, ये सब घट गई हैं, ठीक है? पहले होती थी, अब कम हो रही हैं। तो ये हो गए लॉन्ग टर्म और सेक्युलर ट्रेंड्स, ठीक है? फिर ये था अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। अब नेक्स्ट आता है प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन, कि मतलब कहाँ पर डिसीज़ कौन सी ज़्यादा है। तो रूरल एरिया में एनिमल वाइट्स, फंगल डिसीज़, ये सब ज़्यादा होती हैं। अर्बन एरिया में हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कैंसर, लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिसीज़ होती हैं अर्बन में। फिर इंटरनेशनल वेरिएशन भी आ सकता है कि इंडिया में कोई ज़्यादा डिसीज़ हो रही है, जैसे टीबी, डायबिटीज़, ये वाली ज़्यादा डिसीज़ होती हैं। जापान में स्टमक कैंसर वगैरह होता है। तो ये सब है, ये बुक में भी थोड़े और एग्जांपल्स दिए हैं, उससे देख लेना। फिर पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन आता है, तो एज, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, इन सब में डिवाइड किया कि कौन से पर्सन को कौन सी डिसीज़ होती हैं ज़्यादा। तो अगर कोई छोटा बच्चा, चाइल्ड है, तो निमोनिया, मीजल्स हो जाएगा। एडल्ट में कैंसर, ओल्ड है तो एथेरोस्क्लेरोसिस रहेगा उसमें, ठीक है? सेक्स में भी मेल फीमेल में है, तो फीमेल में डिप्रेशन, एंजाइटी, थायराइड डिसीज होने के ज़्यादा चांसेस हैं। मेल में लंग कैंसर, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, हाइपरटेंशन होने के चांसेस हैं, ठीक है? मैरिटल स्टेटस पे भी होता है, जैसे कि मैरिड है तो डिप्रेशन और सी ए सर्विक्स हो सकता है उसको, मतलब कि अगर फीमेल है तो। और अनमैरिड है तो आर टी आई, एसटीडी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है? क्योंकि वो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होने की वजह से, ठीक है? तो ये था अपना डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी।